देखा जाएगा आधे घंटे बाद। ठीक है, चलते हैं पेंट। वर्षिका है, ठीक है। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इसका तरीका अलग है। काम तो वही है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर्स को, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे ये नंबर हो गए 1 2 3 4 और 5, सही है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स। इसका तरीका ऐसे है कि जैसे देखा होगा कभी, जब कॉलेज में प्रेयर वगैरह की लाइन लगती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मान लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग कहानी से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। मान लेते हैं ये लाइन है, इसमें खड़ा होना था, ठीक है, लाइन से खड़ा होना था और असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा होना था, तो लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। सब कैसे हो गए, रैंडम खड़े हो गए। जैसे 4 नंबर वाला यहाँ हो गया, 3 नंबर वाला यहाँ खड़ा हो गया, फिर 5 नंबर वाला यहाँ हो गया, 2 नंबर वाला यहाँ हो गया, और 1 नंबर वाला, ऐसे इस तरीके से। अब इसको करना था अरेंज, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। ये ऐसे नंबर्स थे, तो अगर ये ऐसे प्रेयर की लाइन होती कि जिसको 4 नंबर मिला हुआ है वो यहाँ खड़ा है, 3 वाला यहाँ खड़ा है, तो बबल सॉर्ट क्या कहता है कि ये जो पहला वाला है ये चेक करेगा अपने बगल वाले से जो इसके बाद वाला है, ठीक। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, हम बात असेंडिंग की कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आएगा कि ये जो 3 है वो 4 से छोटा है, और असेंडिंग ऑर्डर कहता है कि छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर कहता है कि जो छोटा है वो पहले होना चाहिए और जो बड़ा है वो बाद में होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ ऐसे नहीं, बल्कि अब ऐसे हो जाए। ये 4 और 3 में कंपैरिजन होगा, 4 और 3 में क्या होगा, कंपैरिजन। जो पहला है 4 है वो बड़ा है और 3 जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरचेंज। ये 3 चला जाएगा 4 की जगह पर, और ये 4 जो है वो चला आएगा 3 की जगह। तो होगा क्या, यहाँ 3 होगा और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक। ठीक है, मतलब ये पहले वाले को हमने दूसरे वाले से कंपेयर किया। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, फिर इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब इसको हमने कंपेयर कराया था इसके साथ, ठीक है। और स्वैपिंग क्यों हुआ है, स्वैपिंग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो 4 था, 4 वो बड़ा था 3 से, और 4 जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, 4 जो है
अगर ये एरे होता, अगर ये एरे है और इसका नाम होता ARR, तो हम कहते कि जो 4 है वो कहाँ पर है, सॉरी इसको फिर से इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते थे कि ARR के 0 पोजीशन पर जो है वह बड़ा है ARR के 1 पोजीशन। मीन्स ये 4 है और ये है 3। ठीक है, ये सिचुएशन था जिसकी वजह से इंटरचेंज करना पड़ा, क्योंकि जो छोटा है वो पहले होना चाहिए, जो बड़ा है वो बाद में। ठीक है, अगले राउंड में अब की बार इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे चेकिंग होगी, क्या होगी, एरे ऑफ 1 जो है क्या है, ये छोटा है, कंडीशन यही रहेगी, बड़ा है किससे, एरे ऑफ 2 से। अब इस सिचुएशन में अगर देखें तो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 3, सॉरी 5। ये कंडीशन हो गई फॉल्स और यहाँ पे ये कंडीशन हो गई थी ट्रू। इससे क्या हुआ कि ये प्रॉपर ऑर्डर में, छोटा वाला पहले है, बड़ा वाला बाद में, ये इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, कि अभी ये सिचुएशन कुछ ऐसा था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 5। इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, तो ये 4 अपने ही जगह पर रह गया और ये 5 अपने ही जगह पर, इसमें कोई चेंजेस नहीं मिला। फिर क्या हुआ, अब की बार इस 5 को और इस 2 को कंपेयर किया गया। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे क्या बनेगा, एरे ऑफ 5 कहाँ है, एरे ऑफ 2 पर है, ग्रेटर देन एरे ऑफ 3। मतलब अपने बगल वाले से ही चेक करना है। अब अगर पहला वाला जो है, जैसे कि ये 5 है, अगर ये बड़ा निकल जाता है दूसरे वाले से, जैसे कि दूसरा वाला क्या है 2, ठीक, कंडीशन ट्रू होगा। मतलब पहला जो नंबर है यहाँ पे ये इसका बड़ा है और दूसरा छोटा है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, जाहिर सी बात है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ये छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में। मतलब केवल 2 ही को चेक कर रहे हैं और आपस में उनको बदल दे रहे हैं, अगर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो बदल दे रहे हैं। मीन्स ये हो गया, अब की बार जो एरे बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ये एलिमेंट, ये ऑलरेडी 3 था, ये 4 था, इन दोनों में आपस में चेकिंग हुआ है
तो यही दोनों जो है वो इंटरचेंज करें। तो 2 चला जाएगा इसके जगह पर, 5 चला जाएगा इसके जगह। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि 5 बड़ा है और 2 छोटा है, और असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से क्या होना चाहिए? 2 पहले होना चाहिए और 5 बाद। केवल 2 ही नंबर की बात कर रही। तो अब की बार 2 यहाँ चला जाएगा और 5 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में ये आर होगा, ये ये भी। अगले राउंड की तैयारी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ये 5 होगा और ये 1। यहाँ तक का काम हुआ। फिर इसके बाद क्या होगा? अब इस 5 की बार जब कंपेयर कराया जाएगा तो किसमें किसमें होगा? इस 5 को कंपेयर करेंगे इस 1। ठीक, यहाँ भी एक सिचुएशन अराइज हुआ कि एरे ऑफ 3 जो है वो बड़ा है एरे ऑफ 4 से। बड़ा है। तो एरे ऑफ 3 पे 5 है और एरे ऑफ 4 पे 4 है, सॉरी 1 है। यानी कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, यानी फिर से अदला बदली करनी है इनको। फिर अदला बदली करेंगे तो 1 चला जाएगा इस जगह पर और 5 चला जाएगा इसके जगह। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? 5 यहाँ से हटेगा और यहाँ से हटेगा, क्या बन जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 5। इतना काम होने के बाद हुआ क्या है इसमें? हुआ ये है, ये जो हमने नंबर्स रखे हुए थे, इन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा था वो खिसकते खिसकते सबसे पीछे चला गया। अगर हम ये प्रोसेस समझें तो ये प्रोसेस हम लोग रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। कहा कि अगर एग्जांपल ले प्रेयर की लाइन का, प्रेयर की लाइन में होता यूं है कि अगर ऐसे रैंडम खड़े रहे, रैंडम हाइट्स के बच्चे, किसी की हाइट 4 फीट है, किसी की 3 फीट है, किसी की 5 फीट है, ऐसे रैंडम खड़े रहे और जब उनको अरेंज होने के लिए बोला गया तो ये जो आगे था ये अपने पीछे वाले से देखा कि पीछे वाला छोटा है, हम उससे बड़े हैं, तो ये पीछे चला गया और उसको आगे कर दिया। ठीक, ये ऐसा हो गया। फिर इसने देखा, चेक किया, फिर इसने अपने पीछे वाले चेक किया कि हम पीछे वाले से बड़े हैं कि छोटे हैं। तो पीछे वाले से छोटा था तो वही रहा, कहीं नहीं गया। लेकिन तो ये इस सिचुएशन में आ गया। फिर इसने क्या किया, इसने अपने पीछे वाले से चेक किया कि पीछे वाला हमसे छोटा है या बड़ा है। पीछे वाला छोटा था तो उसको आगे कर दिया, अपने पीछे चला गया। फिर अब ये बड़ा है, इसने फिर पीछे वाले से चेक किया तो पीछे वाला छोटा था तो उसको आगे कर दिया और बड़ा वाला अपने बड़ा था तो पीछे चला गया। तो ये इतनी राउंड चलने के बाद क्या हुआ है? सबसे लास्ट में जो एलिमेंट मिला
ये सबसे बड़ा मिला, ये जो है ये सबसे बड़ा है। अभी फिलहाल के लिए ये मैक्स है। यही चीज फिर हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये पूरा एक, ये जो है एक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फॉर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ऐसा काम कर, क्लियर है। अब क्या होगा, ये अरेंज हुआ है इस तरीके से, मतलब ये जो है अब की बार हमारा नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको हम, ये वाला जो यहाँ पे हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं राउंड वन, राउंड वन या राउंड जीरो, ठीक, राउंड जीरो। ये नंबर्स हो गए चेंज, ये हो गए सब चेंज। यहाँ हो गया थ्री, हो गया फोर, यहाँ हो गया टू, वन, और यहाँ हो गया फाइव, ठीक है। अब ये नंबर हो गया। अब हमें जो भी काम करना है वो इस पे करना है, इस नंबर पे। और यहाँ पे इसके इंडेक्स नंबरिंग रख देते हैं, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, और फोर इंडेक्स। इसको कर लेते हैं। सेम प्रोसेस अब किसके लिए करेंगे, अब ये जो सबसे बड़ा था वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, अब हमें इसको छूने की जरूरत नहीं। अब फिर से यही काम दोहराएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर नए सिरे से इस जीरो इंडेक्स वाले को और इस वन इंडेक्स वाले को, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। कर लेते हैं कंपेयर। फिर से एरे ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन एरे ऑफ वन। एरे ऑफ जीरो पर क्या स्टोर है, थ्री है। एरे ऑफ वन पे क्या है, फोर है। थ्री इज ग्रेटर देन फोर, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। मतलब जो छोटा है वो पहले है, जो बड़ा है वो बाद में, कोई चेंज नहीं आएगा। ये एरे बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो जहां था वहीं का वहीं रह गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। ये अपनी जगह पर ही रह गया, ठीक। अब नेक्स्ट, वन इंडेक्स का जो नंबर था और टू इंडेक्स का नंबर, ये दोनों फिर से चेक करेंगे। एरे ऑफ वन इज ग्रेटर देन एरे ऑफ टू, इनकी आपस में चेकिंग चलेगी। तो एरे ऑफ वन पर इस समय फोर स्टोर है, और एरे ऑफ टू पर इस समय टू स्टोर है। फोर इज ग्रेटर देन टू,
कंडीशन ट्रू हो गई। 4 जो है वो बड़ा है, यानी यहाँ पे स्वैपिंग होगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला नंबर बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है, तो ये कहेगा जो छोटा है उसको आगे बुला लेगा और अपने पीछे चला जाएगा। तो ये यहाँ तो होगा क्या, ये 2 है, इसको इस जगह बुला लेगा, और जो 4 है इसको इस जगह बुला लेगा, आपस में चेंज हो गए। मतलब इस जगह पर आ गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा 4। ठीक, क्लियर। अब की बार क्या होगा, फिर चेकिंग करना है, इस 4 की चेकिंग इस 1 से। तो एरे ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 3। बस हमें ये चेक करना है कि अगर पहला वाला बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है, तो जो छोटा है उसको आगे बुला लेंगे, दूसरा वाला छोटा होगा तो उसको आगे बुला लेंगे। ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक, अब ये भी ट्रू हो गया। क्या सीन बना, ये 3 है, यहाँ पे चेंज हुआ है और यहाँ पे चेंज हुआ है, और अभी ये भी चेंज होने वाला है। तो ये तो 2 है और ये कंडीशन ट्रू हुआ है, तो ये 1 यहाँ से यहाँ आएगा, यानी यहाँ पे पहुंचेगा 1, और ये 4 यहाँ पहुंचेगा। मीन्स ये कुछ ऐसा हो गया, 4 को भेज दिए यहाँ, 1 को भेज दिए यहाँ। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि ये जो लास्ट वाला था ये ऑलरेडी हमारा मैक्स था। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम इंडिकेट करके रखें एक अनदर सिंबल से कि ये ऑलरेडी मैक्स, ये ऑलरेडी हमारा मैक्स था, बना हुआ। ठीक है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सबसे बड़ा था, सबसे लास्ट में पहुंच गया। अब अगर हम यहाँ पे चेक भी कर लें, यहाँ पे अगर हम आपस में दोनों से चेक भी कर लें तभी कोई फायदा नहीं। फिलहाल कर सकते हैं, फिलहाल हम अपने प्रोग्राम में हम कर सकते हैं, जैसे इसका कंपैरिजन हम इससे कर, होगा क्या, एरे ऑफ 3 को कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 4 से, तो हमें पता है कि ये ऑलरेडी बड़ा है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही ये फॉल्स होगा हम स्वैप नहीं करेंगे। कॉल कॉल नहीं, कॉल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन गया, मतलब लास्ट मोमेंट पे हमने इसको किया तो कुछ हुआ नहीं। एक मिनट, ये सब चेंजेस होंगे, क्या क्या होंगे इसके जगह पे, ये ऑलरेडी पहले से 3 है, ये ऑलरेडी 2 है, ये ऑलरेडी 1 है,
इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 4 अपने जगह पर रहेगा और 5 अपने जगह पर। ये एज इट इज रह जाए, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, इससे हमको समझ में क्या आया कि अब ये हमारा जो है वो सेकंड राउंड हो गया। ये बन गया सेकंड। ठीक है, 1 मिनट इसको हम सेव कर दें। बबल सॉल्ट, बबल सॉल्ट। यहाँ तक का समझ में आया क्या, जितना हम लोगों ने काम किया? श्रुति, यस सर, समझ में आ गया। वर्षिका, वर्षिका बताओ भाई। भाई वर्षिका, हेलो वर्षिका, कहाँ ले गई? हेलो वर्षिका, भाई वर्षिका है नहीं क्या? ऐड लग है रहा सर। तैयारी ऐड है, लेकिन देख रहे हैं बोल नहीं रही। हेलो यार, हाँ आवाज वर्षिका, इधर से तैयारी कर रही है क्या? नहीं, अरे वो आवाज नहीं आ रहा था सही से। हमारा तो बता ही नहीं हमसे सर आवाज। हो सकता है हम धीरे धीरे बोल रहे हो, वैसे भी 2 ही लोग थे, हम सोचे वैभव है नहीं, धीरे धीरे बोल दे रहे हैं। क्या ये समझ में आया क्या, क्या हो रहा है? हाँ, हाँ आ रहा है। देखो, दो बार चले हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको अगर छोटा करें, 2 राउंड चले हैं। ये राउंड 1 है और ये राउंड 2 है, मतलब राउंड का नंबर 0 रख दिए हैं। राउंड का नंबर 1। 2 बार चलने से हुआ क्या है कि जो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट था, पहली बार में 5 चला गया सबसे लास्ट में। अब की बार क्या हो गया, 4 और 5 दोनों चले आए। यहाँ पे 4 और 5 ये दोनों अरेंज्ड हो गए, कि ये 4 और ये 5 दोनों अरेंज हो गए। ये भी अरेंज्ड है और सॉरी ये भी अरेंज्ड है, दोनों के दोनों अपने अपने जगह पर अरेंज्ड हो गए। ठीक है, फिर यही प्रोसेस फिर से करेंगे, एक बार और करना पड़ेगा हमें। इसके बाद जब करेंगे तो क्या होगा, उसको भी अप्लाई कर लें। आज कोई जुड़ा नहीं है, बाकी लोग तो, वर्षिका भी नहीं जुड़ी, वैभव भी नहीं जुड़ा, अमृता भी नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर का तैयारी कर रहे हैं लग रहा है सब लोग। कोई तो कैसे बढ़ाएं? देख रहा सरप्राइज टेस्ट लेना पड़ेगा ताकि कोई गायब ना हो सके। क्यों? कनेक्टेड है। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। अच्छा है, अब की बार क्या हुआ, अब एक और राउंड चलाएंगे हम लोग। अच्छा, गलत जगह टाइप हो गया क्या, सॉरी, इसको यहाँ राउंड 1, राउंड 1। ठीक है,
अब की बार अब ये एलिमेंट्स अगर हम देखें ध्यान से तो क्या बन चुके हैं, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें। ये कुछ ऐसा हो चुका है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 5। ये लास्ट के जो दोनों हैं ये दोनों के दोनों अरेंज्ड, ये दोनों अरेंज्ड हैं, इन्हें अरेंज करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अच्छा ये दोनों अरेंज्ड हैं, हम ऐसे एरो लगा करके लिख सकते अरेंज्ड। ईडी अरेंज्ड, ये अरेंज्ड। इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया, एक मिनट कॉपी कर ले पहले, सिलेक्शन, ये चीज कॉपी कर, कंट्रोल, ठीक। फिर से हम इसको प्रोसेस को दोहराएंगे और फिर यहीं शुरू से फिर शुरुआत करेंगे 0 से। इस 3 को कंपेयर करेंगे इस 2 से। ठीक, होगा क्या, मीन्स एरे ऑफ 0 जो है वो बड़ा है एरे ऑफ 1 से। एरे ऑफ 0 पर स्टोर है 3 और एरे ऑफ 1 पर स्टोर है 2। इस हिसाब से कंडीशन हमारी ट्रू बनती है। अगर कंडीशन ट्रू बनेगा तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कराएंगे, स्वैप स्वैप्ट करा दिया जाए तो क्या होगा, अब ये कैसा बन जाएगा जब स्वैप करेंगे इसको, तो कुछ ऐसा बनने वाला है। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 2 चला आएगा पहले पोजीशन पर और 3 चला जाएगा यहाँ दूसरे पोजीशन। बनेगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, बाकी एज इट इज। ठीक, फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, अब की बार ये 1 इंडेक्स का एलिमेंट और ये 2 इंडेक्स का एलिमेंट, ये दोनों आपस में कंपेयर करेंगे। एरे ऑफ 1 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 2। एरे ऑफ 1 पर क्या है, 3 है, इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 2 पर 1 है। कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि 3 जो है 1 से बड़ा है। और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हमें स्वैप कराने की जरूरत है। तो जब हम स्वैप कराएंगे तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये 1 चला जाएगा इस जगह और ये 3 चला जाएगा इस जगह। 2 तो हो चुका है, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3। ठीक, अभी इस 3 को इस 4 से कंपेयर कराएंगे, कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक, फिर 4 को 5 से कराएंगे तभी कोई लाभ नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज्ड है। देख लेते हैं, तो ये एलिमेंट यहाँ से हटाएं, ये हटाएं,
2 1, यहाँ 3 ही रहेगा। अगर हम अब की बार कंपेयर करा दें इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से कंपेयर करा दें, तो इसमें कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी, कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। एरे ऑफ 2 is greater than array of 3। array of 2 पर 3 है और array of 4 पर सॉरी array of 3 पर 4 है, और ये कंडीशन हो जा रही है फॉल्स, क्योंकि 3 जो है वो ऑलरेडी छोटा है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्वैप नहीं करेंगे, नो स्वैप। ठीक है, हमने स्वैप नहीं किया, तो जब स्वैप नहीं किया तो ये एलिमेंट अपने ही प्लेस पर रह गया। ठीक है, जैसे जहां था वहीं का वहीं रह गया। एक मिनट, यहाँ ये अपने ही प्लेस पर रह गया। फिर इनमें भी स्वैपिंग कराएं। अब की बार किसकी किसके बीच में होनी चाहिए? अब की बार इस 4 में और इस 5 में, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। एरे ऑफ 3 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 4। एरे ऑफ 3 पर 4 स्टोर है और एरे ऑफ 4 पे 5 स्टोर है, और ये कंडीशन हो जा रही है इनकी फॉल्स, जिसकी वजह से नो स्वैप्ड, हमने स्वैप नहीं किया। ठीक है, क्लियर? जब स्वैप नहीं किया तो बना क्या? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। इनमें आपस में स्वैपिंग नहीं परफॉर्म हो पाई, क्यों? क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। ठीक, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये ऐसे ही रह गए। तो एक राउंड और कंप्लीट हो गया हमारा, एक राउंड और कंप्लीट हो गया। इसको बोलेंगे राउंड 2। ठीक है, 3 बार किया हमने। इस 3 बार के प्रोसेस में, अच्छा एक चीज हमने गड़बड़ कर दिया, एक मिनट, एक लाइन और इसको बढ़ा दें यहाँ पे। क्या हुआ अब की बार ये भी अरेंज्ड है, ये 3 जो है ये भी अरेंज्ड है, तो इसको हम इंडिकेट कर देते कि हाँ ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो बढ़िया। कोई नहीं, रहने देते। बैक नहीं हो रहा क्या? लग रहा है लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पहुंचा 2, यहाँ पहुंचा 1 और यहाँ पहुंचा 3, और ये भी है अरेंज्ड, ये भी हो चुका है, अरेंज हो चुका है। ठीक है,
ठीक है, ये इसको हम नाम दे देते हैं राउंड 2, राउंड 2। कोई और जुड़ा है? नहीं जुड़ा, कोई नहीं जुड़ा है। सब लोग हैप्पी न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया कि पॉइंट? यस सर, आ गया। यस सर। इसके आगे भी करना पड़ेगा हमें? आइडिया समझ में आ नहीं रहा है सर, इसका क्या? अब इसमें समझना होगा कि लूप कितनी बार चलेगा। हाँ सर, कोई नहीं आता। अभी एक राउंड और चलेगा। यस सर, 1 2 के जगह चला जाएगा, 2 1 की जगह। हाँ हाँ, एक राउंड और चलेगा। उस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि ये फाइनल हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ सॉरी सेव कर दिया क्या मैंने? यहाँ 1 होगा, तो यहाँ 1 चला आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, और यहाँ पे 5 होगा। और ये इसका होगा कि राउंड 3 पे ऐसा। हम इसका राउंड 1 राउंड 2 ऐसे लिखे हैं, 0 से स्टार्ट किए हैं और ये 3 तक आया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब हम लूप चलाएंगे तो हम कुछ ऐसा चलाएंगे, फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू, ये हम सोच करके चलाएंगे। ठीक है, कहाँ से चलाएंगे? 0 से आई इज लेस देन आर इक्वल टू 3 तक चलाएंगे, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। यही लूप, वही तो समझना है। फिर फॉर लूप चलाएंगे इंट जे इक्वल्स टू, इसको भी 0 से चलाएंगे क्योंकि हर बार हम यहाँ 0 से लेकर के ये लास्ट तक चेकिंग करने लग रहे हैं। ठीक है, ये जो आउटर लूप लिखा हुआ है हमने आई वाला, ये इस राउंड के लिए है, तो 0 से लेकर के 3 तक चला दिए। 0 राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, ठीक ऐसे। उसके बाद जो इनर लूप है वो हर बार 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देख सकते हैं इसमें हम लोग ये जब भी चेकिंग स्टार्ट किए हैं पहले 0 और 1 को चेक किए हैं, फिर 1 और 2 को किए हैं, फिर 2 और 3 को किए हैं। इस तरीके से हमेशा 0 से स्टार्ट किए हैं, तो ये 0 से हो जाएगा। फिर जे इज लेस देन आर इक्वल टू, कहाँ तक चेक किए हैं? अब हम एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि हम चेकिंग यहीं तक करेंगे, यहाँ तक। ठीक है, यहीं तक 3 लिखने वाले हैं, इसको भी हम 3 तक ही चलाएंगे, जे प्लस प्लस। ऐसा करने के पीछे का कारण है क्योंकि जब हम कंपेयर करा रहे हैं तो 0 वाले को 1 से करा रहे हैं, 0 वाले को 1 से। ऐसे यहाँ लास्ट में जो होगा, इस 3 वाले को 4 वाले से कंपेयर कराएंगे, किया ना? 3 इंडेक्स के एलिमेंट को 4 इंडेक्स के। तो अगर हमको ये 3 पता है, 3 में 1 प्लस कर देंगे तो 4 मिल जाएगा अगला वाला। हमारी कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी कि हम एरे ऑफ जे, ठीक है, वो कंपेयर करेंगे एरे ऑफ जे प्लस 1 से कंपेयर करेंगे। हमको कुछ ऐसा कंडीशन यहाँ पे देना होगा। जे की वैल्यू 0 होगी तो जे प्लस 1 की वैल्यू अपने आप 1 हो जाएगी।
जो चीज यहाँ पे है कि यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, मतलब एक ज्यादा है, तो ये j होगा तो ये j+1 हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, स्वैप करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, जहां कंडीशन ये ट्रू हो रहा है वहां पे हम स्वैप करा दे रहे हैं, इसको आपस में इन्हीं दोनों को स्वैप करा रहे हैं। तो यहीं पर हमें एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर पहले ये हमने क्या किया स्वैपिंग के लिए, इस एलिमेंट को, मतलब ये एरे ऑफ जे है, इसको यहाँ लाए हैं, इसको यहाँ लाए, यही काम किए हैं। तो एरे ऑफ जे को पहले हटाएंगे, एरे ऑफ जे को हटाएंगे, उसके बाद एरे ऑफ जे हमारा फ्री हो जाएगा। तो इस एरे ऑफ जे के पोजीशन पर एरे ऑफ j+1 को रखेंगे, फिर एरे ऑफ j+1 हमारा फ्री हो जाएगा, एरे ऑफ j+1 फ्री हो जाएगा, तो इसके जगह पर हम टेम्प को रख देंगे। हो गया हमारा स्वैपिंग। यही इतना काम करना है, यही पूरा प्रोग्राम यही है। ये जितना कितना 1 2 3 4 5 6 लाइन का ये प्रोग्राम है, इतने में इसका काम हो जाएगा। ठीक है, ये कोड समझ में आ रहा है क्या? बताओ भाई, श्रुति वर्षिका बताओ। हाँ, ये कोड समझ में आ रहा है? यस सर। वर्षिका? हाँ आ रहा है। यही 6 लाइन याद करना है, बबल शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें जहाँ पे ये 3 लिखे हैं ना, यही बदलेगा, जहाँ 3 लिखे हैं वही बदलेगा। अच्छा। और इसमें बदलने में क्या है, अब जैसे इसकी लेंथ जो थी वो 5 है, एरे की लेंथ जो है 5 है, 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स है। अगर लेंथ इसकी 5 होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ में से एक कम, लेंथ में से एक कम। तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा इसके जगह पर, ठीक है, इसके जगह पे 3 के जगह पे क्या रखेंगे, जो एरे है, एरे डॉट इसकी लेंथ, अगर इस एरे के हिसाब से देखें, जो एरे हमने लिया हुआ है यहाँ पे, इसके हिसाब से इसकी लेंथ 5 आएगी, और 5 में से कितना माइनस करें कि 3 आ जाए, 2 माइनस कर दें। ठीक है, मतलब इस 3 की जगह पर हमें एरे डॉट लेंथ -2 लिखना पड़ेगा, दोनों जगह काम बन जाएगा। बुक में क्या किया होगा, बुक में ये जो इक्वल का साइन है ये हटा दिया है। जब इक्वल का साइन हटा देंगे तो यहाँ पे लेंथ -2 नहीं होगा, लेंथ -1 होगा। क्यों? क्योंकि एक बार तो ये इक्वल की वजह से घट जा रहा है, इक्वल हटाने से एक बार घट जा रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम तैयार है, बस 1 से 2 बार की प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप याद हो जाएगा, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। ठीक है, बबल शॉट हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, यस सर। सब लोग अगर कंप्यूटर यूज करते तो रहता कि मतलब स्क्रीन शेयर करा देते, उधर से लिखते तो फिर इधर चेक कर लेते, यहाँ लिख पा रहे थे, या कोई प्रैक्टिकल में टाइम भी लगता है, कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए प्रैक्टिस भी चाहिए। यस सर, 18 जनवरी को बोर्ड का प्रैक्टिकल है कंप्यूटर का। 3 जनवरी को? अच्छा, हम लोग यस लग रहा है सर। जैसे ये खत्म होगा, क्या बोलते हैं, अरे ये प्री बोर्ड। प्री बोर्ड खत्म होगा, उसी के बाद वो करा लेंगे।
नहीं सर, प्री बोर्ड 23 को खत्म होगा, उसके बीच में ही है। अच्छा अच्छा, हाँ। हो सकता हो कंप्यूटर के पेपर के जस्ट बाद करा ले। कंप्यूटर का पेपर लास्ट में है सर। अच्छा, कुछ गलती हो गई क्या हमसे? कुछ मिसिंग लग रहा है। समथिंग आई हैव मिस्ड। ये तो ठीक है यहाँ तक, फिर क्या गलती हो गई? स्क्रीन छोटी कर, वेट, इसको कॉपी कर लें और इसको ग्रुप पे भेज। इसका नाम नहीं लिखा क्या हमने? बबल शॉर्ट है। बी यू डबल बी एल ई बबल आर टी, बबल शॉर्ट टेक्निक। कॉपी, आज तो सब लोग गायब हो गए जी। दिशा कहाँ है? दिशा कहीं गई हुई है क्या? पता नहीं सर। क्या कोई टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया जाए क्यों? यस सर, अगले सैटरडे को। नहीं, अब अगले सैटरडे नहीं जाएगा, अभी हमारी मर्जी पे जाएगा, बिना बताए रहेगा। ऐसे तो सब लोग गायब हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? चलो सर कोई, सरप्राइज टेस्ट लेंगे। अब करना वही पड़ेगा कि धीरे धीरे कम से कम, अब डेली कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा टेस्ट में। अब डेली का रखेंगे कि जो समय है हमारे पास उसमें आधे घंटे में दो चार क्वेश्चन रख लिए ऑब्जेक्टिव का, और बाकी यस सर। प्रोग्रामिंग का भी प्रिपरेशन करना है। समय भी कम है ना हमारे पास, 10 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो सब लोग उधर व्यस्त हो जाएंगे। कंप्यूटर में गैप वगैरह है कंप्यूटर के पहले? सर। तो भी लफड़ा है। बबल शॉट टेक्निक, टेक्निक। इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, उसको भी सॉल्व कर लेगा क्या? कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ नहीं है कोई तो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डॉट जावा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ। डिफाइन अ क्लास कॉल्ड
अच्छा, कॉल्ड के नाम से क्लास ही बनानी है। देखिए जरा नीचे, नहीं कुछ और लिखा हुआ। ये क्लास में दिया है। हाँ वही तो देख रहे हैं, डिफाइन अ क्लास कॉल्ड विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। अच्छा, क्लास कुछ इस नाम से, इस चीजों के नाम से जाना जा रहा है, ई शॉप के नाम से। क्लास का नेम ई शॉप रखना है। मेंबर वेरिएबल्स इसमें रखने हैं स्ट्रिंग टाइप का नेम, डबल टाइप का प्राइस। मेंबर मेथड्स रखने हैं एक्सेप्ट, कैलकुलेट। अब कैलकुलेट जो करना है वो करना है, अगर प्राइस की वैल्यू 1000 से लेकर के 25,000 तक हो तो 5% का डिस्काउंट देना है। 25,000 1 से 57,000 तक हो 7.5% का, मतलब इसके हिसाब से हमें इसको डिस्काउंट देना है। फिर क्या करना है, डिस्प्ले नेम ऑफ द आइटम्स एंड द नेट अमाउंट टू बी पेड। जो आइटम है उसका नेम और कितना पे करना है वो, ये दोनों डिस्प्ले कराना है। और गुड राइट इवनिंग द सर। मेन मेथड। हाँ गुड इवनिंग दिशा। हाँ सर, क्लास कब से शुरू हो गया है? 6 बजे से। 6 बजे। सर वो क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं? अभी तो क्वेश्चन नहीं दिए हैं। अच्छा सर, कितना प्रोग्राम किए हम लोग, मतलब कितना बस हो गया? एक एक प्रोग्राम किए, बबल ओके शॉट। सर, वो मेरे साथ धोखा हो गया है, फिर क्या सो हो गया? गए थे यार। अरे चलो सर कोई वो बात नहीं। सो गए। क्या चीज? सर वो सो गए थे। कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग है। ओके सर। ठीक है। हाँ बबल शॉट का हमने, बबल शॉट पहले भी पढ़ाए हुए हैं, बस थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किए हैं, समझ में आ जाएगा ओके सर। कैसे हो रहा है। ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये स्पेसिमेन पेपर का, इसको सॉल्व करने जा रहे थे। ठीक है, एक बार कर लिया जाए, प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करें क्या, देखे तो जरा कितना जगह लेता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, हम अब इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो भी रहेगा हम लोग यहीं से पिक कर सकते हैं अगर इच्छा करेगी तो। सबसे पहले क्या करें, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे हम लोग। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन। इनपुट लेना होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर क्लास बनाएंगे, पब्लिक बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक क्लास ई शॉप। ठीक। अब क्या जरूरत है इसके हिसाब से, मेंबर वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग टाइप का। थोड़ा सा अगर हम एनकैप्सुलेशन का भी कंसेप्ट अगर इसमें अप्लाई करें तो हमें यहाँ पे मेंबर वेरिएबल को प्राइवेट बनाना चाहिए। एनकैप्सुलेशन हम लोग पढ़े हैं, तो जैसे ये जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो बुक के, मतलब पूरे बुक से आता है क्वेश्चन, तो हमें थोड़ा सा ये सब ध्यान देना चाहिए। कहा नहीं है फिलहाल, लेकिन हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बनाया नहीं होगा इसने, क्यों बनाया है। ठीक है, इसने भी बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल हो गया। हम चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, टू स्टोर द नेम ऑफ कस्टमर। चाहे तो हम नहीं भी लिख सकते हैं फिलहाल के लिए, एग्जाम में लिखना रहता है वो डिस्क्रिप्शन टेबल बना देते हैं, काम हो जाता है उससे। प्राइवेट नहीं, डबल टाइप का
क्या है, प्राइस है, और हमें डिस्काउंट भी अप्लाई करना है इस पे, ठीक है। तो डिस्काउंट तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे। डिस्प्ले जो कराना है वो हमें नेट अमाउंट डिस्प्ले कराना है, तो हम अलग से ले लें या तो इसी में ले लें, नेट अमाउंट प्राइवेट डबल नेट अमाउंट, एक वेरिएबल हो। हमने मेंबर वेरिएबल्स का काम हो गया। मेंबर वेरिएबल्स हमने जज किया कि नेम की जरूरत है, प्राइस की जरूरत है, और फिर ये डिस्काउंट अप्लाई करना होगा, तो इसके लिए हमें प्राइस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द आइटम्स एंड द नेट अमाउंट टू बी पेड। तो जितनी वैल्यूज हमें जरूरत है उतना हम रख लेंगे वेरिएबल। अब हमें बनाना है मेंबर मेथड्स। तो पहला जो है वो वाइड एक्सेप्ट के नाम से, इसको पब्लिक बनाना चाहिए। इन्होंने क्या बनाया है, पब्लिक बनाया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नहीं, ठीक, सही है, पब्लिक बनाना चाहिए। एक स्टैंडर्ड के हिसाब से तो पब्लिक ही बनाना चाहिए। पब्लिक वाइड एक्सेप्ट, इसका काम क्या है, एक्सेप्ट द नेम एंड द प्राइस ऑफ द आइटम यूजिंग द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास की मदद से, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। मैसेज दे दें इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अच्छा, यहाँ लिखा है नेम ऑफ द आइटम, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी है। टू स्टोर द नेम ऑफ, तो एंटर नेम ऑफ परचेस्ड आइटम, जो सामान हमने खरीदा हुआ है उसका नेम एंटर करना है। तो जो स्ट्रिंग टाइप का हमने वेरिएबल नेम बनाया हुआ है उसी के अंदर स्टोर कराएंगे, दोबारा दूसरा डिक्लेयर नहीं करेंगे, दूसरा नहीं बनाएंगे, उसी में रखेंगे। एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अक्सर गलती हो जाता है कि लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे तो बनाए हुए हैं और यहाँ भी लिख देते हैं ऐसे स्ट्रिंग। अब ये जो है वो ये वाला नहीं है, इसमें और इसमें फर्क पड़ जाएगा। ये लोकल, ये फिर से नया बन गया, हमें इसी को इस्तेमाल करना है। तो जब इसी को इस्तेमाल करना है तो इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। अब ये इसको रेफर करेगा, नया नहीं बनेगा। उसके बाद प्राइस इसका, उसके लिए भी मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर प्राइस ऑफ परचेस्ड आइटम, जो भी सामान हमने खरीदा हुआ है उसका प्राइस। प्राइस के नाम से भी हमारे पास एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, प्राइस के अंदर रखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, क्यों, क्योंकि प्राइस का डेटा टाइप जो है वो डबल है। तो इस मेथड का काम कंप्लीट हो गया, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा मेथड बनाना होगा कैलकुलेट के लिए, इसको भी पब्लिक बनाएंगे। पब्लिक वॉइड कैलकुलेट, ठीक। कैलकुलेट में करना क्या है, अच्छा इसमें डिस्काउंट अप्लाई करना लिखा है ना, टू कैलकुलेट द नेट अमाउंट, हमें नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है टू बी पेड बाई अ कस्टमर, क्योंकि एक कस्टमर पे करे बेस्ड ऑन फॉलोइंग
क्राइटेरिया के बेसिस पर। अब इन्होंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया होगा, डिस्काउंट लिया है क्या, यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस डिस्काउंट का कहीं रोल नहीं है, डिस्काउंट को प्रिंट कराना नहीं है, वो इंटरनल काम कर रहा है। अगर डिस्काउंट की वैल्यू की जरूरत होती तो हमें उसको बचा कर रखना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेट करना है, नेट अमाउंट कैलकुलेट कर देना, और नेट अमाउंट कैलकुलेट करते समय हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से, इफ अगर क्या हो, प्राइस की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, मतलब 1000 से लेकर के 1000 के बराबर हो या 1000 से ज्यादा हो, एंड और यही प्राइस की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 25,000। कंडीशन देते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये 1000 से लेकर के 25,000 तक, अगला जो है 25,001 से स्टार्ट है और 57,000, जैसा कंडीशन है उसके हिसाब से काम करें। यहाँ हमें नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है, मतलब नेट अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, तो नेट अमाउंट में स्टोर कराएंगे, असाइन कराएंगे क्या, जो प्राइस है, डिस्काउंट करना है, मतलब जो इसकी प्राइस है उसमें से माइनस करना है, प्राइस में से हमें माइनस करना है, क्या चीज माइनस करना है, इसी प्राइस का 5%, मीन्स 5/100। 5/100 हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहले ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, पहले यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिक डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आफ्टर डिवीजन होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा महसूस होता है तो 5.0 लिख सकते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होगा कि जो प्राइस की वैल्यू होगी उस प्राइस में से प्राइस का 5% माइनस हो जाएगा और वो नेट अमाउंट में स्टोर हो जाएगा। एल्स इफ, अगली कंडीशन क्या है, अगर प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,001 दिया है, से लेकर कहाँ तक हो, 57,000 तक, प्राइस इज लेस देन आर इक्वल टू 57,000। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मीन्स प्राइस की वैल्यू अगर, जो भी हमें सामान खरीद रखा है उसकी प्राइस अगर 25,001 के बराबर या उससे बड़ी हो और 57,000 से छोटी या 57,000 के बराबर हो तो 7.5% का डिस्काउंट लगना चाहिए। तो फिर यही स्टेटमेंट रहेगा, नेट अमाउंट इक्वल टू, डिस्काउंट है माइनस होगा, डिस्काउंट में माइनस करेंगे हमेशा, कितना माइनस करेंगे, इसी प्राइस का 7.5%, 7.5% बाय 100। क्लियर है। फिर एक कंडीशन और दिया है इसके आगे, फिर एल्स इफ लगाएंगे, अगर प्राइस की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 57,001 हो एंड प्राइस की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 लाख हो, 1 लाख, डिस्काउंट कितना देना हमें, 10% का, तो नेट अमाउंट की जो वैल्यू होगी, नेट अमाउंट की वैल्यू प्राइस माइनस
प्राइस का 10%, 10.0 बाई 100 हो जाएगा। एक कंडीशन लास्ट में लिखा हुआ है मोर देन 1 लाख। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, लास्ट वाली यहाँ जो, तो इसके बाद जितना जाएगा वो सब के सब 1 लाख से एबव होगा, 1 लाख से एबव होगा। यानी इसको हम एल्स में डाल सकते हैं बिना कंडीशन लिखे। मोर देन 1 लाख मतलब अब जो भी इससे बियॉन्ड होगा, इस कंडीशन के बाहर जो भी जाएगा वो सब 1 लाख से एबव ही जाएगा। तो फिर यहाँ पे कंडीशन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात वही है, अगर हम कंडीशन भी लगा दें कि यहाँ पे एल्स इफ प्राइस इज ग्रेटर देन आर इक्वल, लिखा है ना मोर देन 10,000, तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे 1 लाख। ऑब्वियस ये कंडीशन ट्रू होगी। इसका मीनिंग यही है कि भाई यहाँ यहाँ के बाद इसको कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब प्राइस की वैल्यू 1 लाख से अधिक होगी, तो अपने आप यहाँ चला आएगा। तो इस कंडीशन को यहाँ चेक करने से कोई लाभ नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पे 15.0 का डिस्काउंट है, प्राइस माइनस प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 15.0 बाई 100। ठीक है, क्लियर है। इस कैलकुलेट वाले फंक्शन में किसी को प्रॉब्लम है? एक बार नो सर। श्रुति, वर्षिका, नो सर। बढ़िया है, क्योंकि गड़बड़ी जो होती है इसी में होती है, यही वाला है जो गलती कराता है, यही फंक्शन। बाकी सब तो लिख लेते हैं बच्चे, कहीं दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जस्ट लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाती है, आराम से लिख लेते हैं। गड़बड़ कहाँ होता है, ये कंडीशन अप्लाई करने में गड़बड़ हो जाता है। तो ये 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। कैलकुलेट के बाद हमें कौन सा मेथड बनाना है, वॉइड डिस्प्ले का। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मेथड। डिस्प्ले मेथड में लिखा हुआ है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द आइटम, जो खरीदा है उसका नाम देना है, एंड द नेट अमाउंट टू बी पेड, और कितना अमाउंट पे करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम ऑफ द आइटम परचेज्ड, कौन सा सामान खरीदा है उसको यही कॉन्कैटनेट कर देंगे, और वो कहाँ मिलेगा हमें, नेम के अंदर। ठीक, दूसरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड, इसको भी यहाँ कॉन्कैटनेट कर देते हैं। अमाउंट टू बी पेड कहाँ स्टोर किया हम लोगों ने, नेट अंडरस्कोर एएमटी के। वाइड डिस्प्ले का मेथड तैयार हो गया। अभी क्या करना है हमें, राइट द मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द अबव मेथड्स। मेन मेथड लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे args। सबसे पहला काम, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास के नेम की जरूरत है, क्या है, ईशॉप। ईशॉप ऑब्जेक्ट बनाना है, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ईशॉप। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको कॉल किया जा रहा है। ये कंस्ट्रक्टर कहीं
बना नहीं है इसमें, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वह कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है अगर इस क्लास के अंदर कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर नहीं बना है। ठीक है, अगर इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना है तो कंपाइलर खुद ब खुद एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसके बाइट कोड में जनरेट कर देता है। इसका रीज़न यही है कि अगर कंस्ट्रक्टर होगा नहीं तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो अगर इस कंस्ट्रक्टर लिखना छोड़ दिया गया है, लिखना कोई भूल गया है, तो भी कंपाइलर बना देता है। लेकिन अगर एक भी कंस्ट्रक्टर लिखा होगा तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है। ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया। मेथड्स को कॉल करना है तो सबसे पहले कौन से मेथड को कॉल करना चाहिए? सबसे पहले हमें एक्सेप्ट को कॉल करना चाहिए। जब हम वैल्यू एक्सेप्ट कराएंगे तभी तो कैलकुलेट करेंगे, और जब कैलकुलेट कर लेंगे तभी डिस्प्ले करेंगे। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? एक्सेप्ट की है। तो ओबीजे डॉट एक्सेप्ट, उसके बाद कैलकुलेट की बारी है, सबसे लास्ट में डिस्प्ले की बारी है। ठीक है, बन गया प्रोग्राम। क्लियर है? देखो इसमें Yes, sir. तो ये पेपर तो हम लोग इतना सॉल्व कर लिए और बाकी इसका सोल्यूशन दिया भी है, और भी जो मेन चीज प्रोग्राम समझना था वो तो हम लोग समझ लिए। इसमें कोई और भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो इस पेपर में? ये देख लिया जाए सेकंड वाला क्या, इसको भी चेक कर लिया जाए, देखा जाए। ऑब्जेक्टिव देखे थे हम लोग, इसको भी देख लिया जाए क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये वाला है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारे पास एक पीडीएफ पड़ा है, उस पीडीएफ में है ये सब जानकारियां, लेकिन ये केवल कंस्ट्रक्टर चैप्टर तक का ही हमारे पास है। वही जब सेमेस्टर वाइज पेपर हो रहे थे उसी समय एक स्टूडेंट का था, वो सवाल का उसी से हमने खींचा हुआ था, करीब 50-60 पन्ने थे। यहाँ से क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड से, देखते हैं क्या लिखा है। इसमें क्या करना है? राइट द जावा एक्सप्रेशन फॉर पी प्लस क्यू का स्क्वायर। ये तो सब लोग लिख सकते हैं, मैथ डॉट पाव पी प्लस क्यू, तो ये सही है। दूसरा क्या दिया है? इवेल्युएट द एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2। एक्स की जहां जहां वैल्यू 2 होगी वहां पे हम मतलब एक्स की वैल्यू 2 लेकर के हम चलेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने इधर कैलकुलेट भी किया हुआ है, यहाँ रख करके इन्होंने दिखाया भी है कि यहाँ एक्स की वैल्यू 3, ये एक्स की वैल्यू, ये क्या है ये समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 यूज किया है, फिर यहाँ पे 4 यूज किया है। हम लोग एक ही लाइन में कर लेते हैं, जैसे वो बेटर है, ये कंफ्यूजन कर देगा। ठीक है, हम लोग अपने तरीके से कर लेंगे। तो और ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? द फॉलोइंग कोड सेगमेंट शुड प्रिंट यू कैन गो आउट। मतलब ये जो नीचे का प्रोग्राम है इसे प्रिंट करना चाहिए यू कैन गो आउट इफ यू हैव डन योर होमवर्क। इफ यू हैव डन योर होमवर्क डीएच एंड क्लीन्ड योर रूम सीआर। अच्छा, दो सिचुएशन बनाया है कि इफ यू हैव डन योर होमवर्क, अगर होमवर्क डन कर लिया है तो डीएच जो है वो ट्रू हो जाएगा, उसकी वैल्यू ट्रू होगी। एंड क्लीन्ड योर रूम सीआर, अगर रूम क्लीन कर रखा है तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। मतलब ये दोनों अगर ट्रू हो जाता है तो यू कैन गो आउट, तो बाहर जा सकते हैं। हाउएवर फिर भी
द कोड हैज एरर्स, ये कह रहा है फिर भी कोड में कुछ एरर है। क्या एरर है? फिक्स द कोड सो दैट इट कंपाइल्स एंड रन्स करेक्टली। और फिर फिक्स द कोड, मतलब फिक्स करने का मतलब है कि उसके एरर्स को दूर करना है, पता लगा के दूर करना है क्या गलतियां हैं जिससे कि ये सक्सेसफुली कंपाइल हो सके। तो फिर दैट सो दैट इट कंपाइल्स एंड रन्स करेक्टली। देखा जाए क्या इसमें बहादुरी किया गया है। बुलियन डीएच वेरिएबल डिक्लेरेशन सही है, ये एक मिस्टेक है। यहाँ पे कैपिटल टी का यूज किया गया। नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया क्या? हाँ, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है स्पष्ट कि लिखा है ना, बुलियन डीएच इक्वल टू ट्रू, हियर ट्रू शुड बी इन लोअर केस एज ट्रू। जैसे ट्रू लोअर केस में है वैसे यहाँ पे ये भी होना चाहिए था। अच्छा नहीं नहीं, हाँ ऐसे ट्रू की तरह स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक, पहली गलती है, ये तो सुधार दिए। दूसरा क्या है? बुलियन सी आर इक्वल टू ट्रू, ये तो लाइन सही है। इफ डी एच एंड सी आर दोनों के दोनों बुलियन है, एंड के साथ अप्लीकेबल है। एंड जो है, एंड ऑपरेटर, इसको बुलियन टाइप के आर्गुमेंट की जरूरत है। और यहाँ पे बाकी तो ठीक है, एक जगह और कहीं मिस्टेक इन्होंने शो किया हुआ है। वो क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आउट, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गड़बड़ लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ क्या आना चाहिए? यू कैन गो आउट। मतलब अगर हमने, ये डीएच का क्या था? हाँ, अगर हमने होमवर्क कर लिया है, डन होमवर्क एंड क्लीन रूम, दोनों काम कर लिया है, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यू कैन गो आउट ऐसा होना चाहिए। यू कैन गो आउट। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने गलती लिखा हुआ है। मतलब ये वाला प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ होना चाहिए और ये वाला यहाँ होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन्होंने कि println statements of if else should be interchanged because if both dh means done homework and cr cleaned room are true then the person can go out। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है, इसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने लिखा भी है स्पष्ट यहाँ पे आंसर में, द करेक्टेड कोड इज एज फॉलो। करेक्टेड कोड, इन्होंने कोड को करेक्ट करके लिखा हुआ। तो इसका मेन थीम ये क्वेश्चन का था कि हमें कोड करेक्ट करना है। बाकी एक्सप्लेनेशन, वैसे कोड जहाँ करेक्ट करना हो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दे तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, क्यों हमने क्या सुधार किया है वो कम से कम पता तो चले। ठीक है, इस पेपर से ही पता चल जाएगा थोड़ा सा आइडिया क्वेश्चन का आंसर देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सैम एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग प्रोग्राम। सैम एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड द आंसर displayed is 0 irrespective of any non-zero values are given। नहीं पकड़ में आया, फिर से पढ़ा जाए। सैम एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग प्रोग्राम, सैम ने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, एंड द आंसर डिस्प्लेड इज 0, और जो इसका आंसर आया वो 0 आ गया। irrespective of any non-zero values are given। इसका आंसर आ रहा है 0 लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसा सेंस बन रहा है। irrespective of any non-zero values are given। name the error, how the program can be modified to get the correct answer। इसमें प्रॉब्लम तो यही है, इसकी वजह से आ रहा होगा। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0 और इसका रिजल्ट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये क्या रहा है? इसे यहाँ पे लिखा है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नॉन जीरो वैल्यूज आर गिवन, कि जो हमने वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से 0 आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है,
दोनों की वजह से 0 आने कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी 0 आ रहा है। इसका रीजन यही है कि जो ये 1/2 लिखा है, ये इसका रीजन है, और ये एक लॉजिकल एरर है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल होगा, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, मेथड का डिक्लेरेशन सही है, इसमें आर्गुमेंट जो हमने डिक्लेयर किया वो भी सही है, स्टेटमेंट लिखे गए हैं, एक्सप्रेशन लिखे गए हैं, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, सिंटेक्स एरर नहीं होगा, रन टाइम भी एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसा कोई कोड नहीं है जिसकी वजह से एरर आ सके। जो डिवीजन, जैसे एक डिवाइड बाय 0 होता तो वहां पे समझ में आता कि हाँ डिवाइड बाय 0 पे एरर जनरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, 1/2 सक्सेसफुली डिवाइड हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि 1/2 की वैल्यू जो आएगी वो गड़बड़ कर दे रही है। तो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है कि ये लॉजिकल एरर है, लॉजिक की मिस्टेक है, ये 1/2 ना लिख करके अगर 1.0/2 लिखते तो हमारा काम बन जाता, या तो 1/2.0 लिखते तब भी हमारा काम बन, या फिर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ये चेंज कर देते कि ये 1/2 लिखे हुए हैं, इसको हटा करके लास्ट कर देते तभी काम बन जाता। ठीक है, मतलब बी और एच का मल्टीप्लाई करके फिर बाई 2 कर देते तो भी सही हो जाता। इन्होंने इसी को सुधार कर रखा है, 1/2 को 1.0/2 लिख रखा है। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, और एक्सप्लेनेशन में इन्होंने लिखा भी है, अच्छा खासा लिखा हुआ है कि a इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू जब इवेलुएट की हुई है तो ये हो जा रहा है 0। ठीक, और यहाँ लिखा है कि 1/2 बीइंग इंटीजर डिवीजन गिव्स द रिजल्ट है 0। ठीक, कि 1/2 जो है एक इंटीजर डिवीजन है, मतलब दोनों नंबर्स इसके इंटीजर हैं, तो इसका रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, सिंस एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, कि 0 में अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए ये 0 आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने कि टू अवॉइड दिस एरर वी कैन रिप्लेस 1/2 with 1.0/2, नाउ द एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड एज। उन्होंने एक्सप्रेशन को बदल दिया कि अगर ये ऐसा लिख दें तो अब ये 1/2 की जगह पे 1.0/2 होने से 0.5 होगा, और ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0.5 आ रही है। दिस विल गिव द करेक्ट रिजल्ट। तो ये इतनी लाइन जो लिखा गया है ये हम अपने तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जैसे जहाँ पे हमें सुधारना है, करेक्ट करना है, वहां पे एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, यही कोड दोबारा लिख करके इन्होंने सुधार भी किया है, और हम चाहें तो वन लाइन में यहीं पे इसी सामने भी लिख सकते हैं कि हाँ इस लाइन में क्या प्रॉब्लम थी, उससे क्या हो रहा है, ये चीज हम लिख सकते हैं, या यहीं कोड लिख करके जस्ट ऐसे ब्लॉक करके हम यहीं पे लिख सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, सब लोग कनेक्टेड है, 2 लोग। ठीक है, वर्षिका, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं कुछ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट, व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व किए हुए हैं। 5 टाइम चल रहा है, इसका रिजल्ट 15 आ रहा है। ठीक, इन्होंने ये बनाया हुआ है, अगर हम चाहें तो ऐसा ऐसा बना करके हम दिखा सकते हैं। अब इससे एक आइडिया लग जाए, इटरेशन है, फिर एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, इन्होंने यहाँ पे रिमार्क दिया हुआ है क्या क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस लिखे हुए हैं कि एक्स की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है और वाई की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, और ये इनिशियल स्टेज है। ठीक है, इससे भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं, और कोई कोई दिक्कत नहीं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड, इंडेक्स ऑफ में आई का इंडेक्स रिटर्न करेगा, ये पहले वाले आई का इंडेक्स इसका, और इसमें क्या लिखा है, डॉग एंड पप्पी डॉट ट्रिम डॉट लेंथ। हाँ, ये वाला जो है, ये लिखना क्या चाहता है, अच्छा हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रिंग है,
तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग पे अप्लाई होगा ट्रिम। ट्रिम अप्लाई होगा तो यहाँ पे जो इस पे, अब यही चीज ध्यान, इसमें गलती हो जाती है कुछ बच्चों की कि ट्रिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट से और एंड से ही स्पेसेस को हटाता है, बीच में से नहीं हटाएगा। ठीक, तो इसके ना तो पहले कोई स्पेस है ना तो बाद में कोई स्पेस है। यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रिंग है, इसके पहले और लास्ट में कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो इसका रिजल्ट भी वही आएगा, डॉग एंड पपी यही आएगा। और इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 स्पेस भी गिनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसकी लेंथ 13 ही आएगी, बीच से स्पेस नहीं हटाता है। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्या इन्होंने? अच्छा, आंसर ए का आउटपुट यहाँ पे 3, एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने। हाँ, एक चीज और है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान आया कि लिखा है इंडेक्स ऑफ रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर विद द स्ट्रिंग और -1। अगर बाय द वे नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई मिल गया, अगर कोई दूसरा ऐसा लेटर होता जो नहीं होता, जैसे यहाँ पे जी लिखा होता और जी इसके अंदर नहीं मिलता, तो ये -1 रिटर्न करता है, चाहे वो इंडेक्स ऑफ हो या लास्ट इंडेक्स ऑफ, दोनों के साथ। कि अगर मिलेगा तो इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें ये 13 आ रहा है, इसने बताया भी कि ट्रिम रिमूव्स ऑल लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, मतलब लीडिंग मतलब पहले का और ट्रेलिंग मतलब बाद का। ठीक है, बाद वाले स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड लेंथ रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हो सकता हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए और किसी के दिमाग में रहे कि ट्रिम क्या करता है, स्पेसेस हटाता है, ध्यान में ना आए कि पहले से और लास्ट से ही केवल हटाता है, वो बीच वाला भी हटा दे तो गलती हो जाएगा, बीच वाला स्पेस कभी नहीं हटता। ठीक है, ट्रिम का यूज किया गया है इसलिए ताकि स्ट्रिंग पे कोई फर्क ना पड़े। किसी भी स्ट्रिंग में पहले और लास्ट के स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए ट्रिम फंक्शन बनाया गया। लेकिन बीच के स्पेस का मतलब होता है, वो वर्ड्स को अलग करते हैं, तो बीच वाले स्पेस को नहीं हटा सकते। ये हो गया। इसमें क्या दिया हुआ, टू जंप। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन बनाया नेम एनी टू जंप स्टेटमेंट, तो एक ब्रेक हो गया, एक कंटिन्यू हो गया, और एक और होता है वो रिटर्न होता है। ठीक है, रिटर्न भी जंप स्टेटमेंट होता है जो जंप के लिए यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला तो 20 23%, ये वाला क्वेश्चन आएगा पक्का इस टाइप का। इसकी वैल्यू यहाँ आएगी 23, बीच में मल्टीप्लाई लिख के आएगा और फिर यहाँ पे बी की वैल्यू यही प्रिंट कर देगा। ठीक है, और क्या है, when there is no explicit initialization, when there is no explicit initialization, अगर हम एक्सप्लिसिट मतलब अपने तरफ से अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, व्हाट आर द डिफॉल्ट वैल्यूज सेट फॉर वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है कि अगर हम एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज ना करें, मतलब खुद से वैल्यू ना दें, जैसे यहाँ पे ये एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन है कि ये जो बना है इसमें वैल्यू दी जा रही है, खुद से हम दे रहे हैं। अगर नो एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन हो, मतलब हम वेरिएबल बनाए लेकिन उसको कोई वैल्यू ना दे, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। तो अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा तो 0 जाएगा, लेकिन एक स्ट्रिंग क्या है, एक्चुअली स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है। ठीक है, वैसे है इंटीजर भी एक क्लास है। ठीक है, लेकिन ये इस नल की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इंट की बात कर रहा है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो तो क्या होगा और स्ट्रिंग टाइप का हो तो क्या। स्ट्रिंग टाइप में होगा तो उसमें नल चला जाता है। ठीक है, नल हम लोग कीवर्ड एक देखे हुए हैं, वही नल इसमें स्टोर है, नल मतलब नथिंग। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है, दो एरे हैं P और Q, क्या करना है, प्लेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ P array and Q array in the array R one after the other. Place all elements of P and Q, P और Q के सभी एलिमेंट को रखना है इन द एरे R, एक नए एरे R में रखना है, वन आफ्टर एन अदर, मतलब पहले P के एलिमेंट्स रखने हैं फिर Q के एलिमेंट्स रखने हैं। कुछ क्वेश्चन दिया, व्हाट विल बी द साइज ऑफ एरे R, तो R की साइज क्या होगी, जाहिर सी बात है 4 एलिमेंट यहाँ है 3 यहाँ है, टोटल 7 होगा। ये इन्होंने बना रखा है आंसर में कि R जो बनेगा उसमें पहले P के एलिमेंट्स होंगे फिर Q के एलिमेंट्स होंगे और टोटल इसकी साइज कितनी हो जाएगी, दोनों की साइजों को जोड़ देंगे, साइज ऑफ P साइज ऑफ Q इक्वल टू साइज ऑफ R। दूसरा कह रहा है राइट इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन तो 0 होता है, लास्ट क्या होगा 0 से काउंट कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक, या फिर लेंथ -1 कर देंगे। चलिए कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन, ठीक है, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पेपर तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब तो रह गया कि इसको रिवीजन किया जाए। दूसरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे कल से, ठीक है, कल से हम लोग पहले एक पेपर आएंगे, इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये 2023 का पेपर है, इसको भी हम लोग कल से हम लोग इसको देखेंगे, इसके क्वेश्चन होंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, इससे क्या होगा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी, और फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कल क्या करें, कल छुट्टी कर दें क्या? हेलो सर जाना चाहिए। अरे नहीं, किसी को कहीं जाना ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर जाना तो नहीं है कहीं। चलो शाम को पढ़ लेंगे, ओके ठीक सर। है।